अगर हम बात करें आपके और स्वामी रामदेव के रिश्ते की, जो 2004 के बाद आप उनके साथ नहीं दिखे, इससे पूर्व तक आप लोगों का अच्छा खासा एक मेलजोल था, आप हमेशा उनके इस पे दिखते थे। लास्ट आप शायद 2020 में उनके साथ मंच पर दिखे थे एक बार। रिश्ता खराब क्यों हुआ? होता क्या है कि मन मिलने की बात है, तो मन नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। योग से असाध्य रोग मिट जाते हैं, बड़े से बड़े रोग मिट जाते हैं, तो फिर योगा कराने वाले दवाइयाँ क्यों बना रहे हैं? आज मार्केट में सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, जिसके प्रति हमारी ज्यादा रुचि है खान पान में, वो है तेल और घी, और ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं। योग के बिना अधूरा है हमारा जीवन, और आज विश्व भर में योग का लोहा मान चुका है पूरा विश्व, और वह भी सिर्फ भारत के कारण। योग की जो बयार है भारतवर्ष से बहकर आज पूरे विश्व में बह रही है, और इसका श्रेय हमारे भारतवर्ष को जाता है और भारतवर्ष के योग गुरुओं को जाता है। और उसी में से एक योग गुरु जो कि महान योग गुरु हैं, और जिनका परिचय दे दूं उससे पूर्व बता दूं कि हमारे साथ आज जो योग गुरु बैठे हैं उनका परिचय बहुत विशाल है और बड़ा ओहदा रखते हैं। बाबा रामदेव के साथ एक समय में बालकृष्ण बाबा रामदेव और योग गुरु स्वामी करमबीर की तिगड़ी देखी गई थी। आज किसी कारणवश योग गुरु स्वामी करमबीर बाबा रामदेव के साथ नहीं है। इस तिगड़ी में दो अलग रह गए हैं और बाबा स्वामी करमबीर अलग है, मगर स्वामी करमबीर जो है वह आज भी बड़े से बड़े स्तर पर योग को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर मैं बात करूं 1995 के आसपास की, तो उस वक्त स्वामी करमबीर योग की साधना के लिए और साथ ही साथ जन कल्याण के लिए असम और भूटान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां भी आए थे, और वहां पर जो आदिवासी हैं उनके कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। और आज फिर स्वामी जी हमारे सिलीगुड़ी में पधारे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में पधारे हैं। इनका पधारने का कारण हम इनसे जानेंगे। उससे पूर्व बता दूं कि स्वामी जी संस्थापक है महर्षि पतंजलि योग अंतर्राष्ट्रीय योग पीठ विद्यापीठ के, जहां गुरुकुल भी है, और गुरुकुल में लगभग 100 से ज़्यादा कन्याओं को ये शिक्षा देते हैं, बालिकाओं को शिक्षा देते हैं योग की। और साथ ही साथ योग के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जो इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बताया कि जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वह भी कितना आवश्यक है योग के साथ। इस पर भी फिलहाल जो स्वामी जी है वह कार्य कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्रीय स्तर में जो जड़ी बूटियां है वो कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। उसके बारे में भी अब ये रिसर्च कर रहे हैं, और अपने जो संस्थान है वहाँ इन्होंने एक बड़े लेवल में इस कार्य को पूर्णतया परिणाम में बदलने के लिए कोशिश में लग गए हैं। तो फिलहाल हम जुड़ते हैं स्वामी जी के साथ। स्वामी जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। सिलीगुड़ी में आपका स्वागत बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, लोग काफ़ी उल्लासित हैं, और फिलहाल जो हमने देखा कि आप जहाँ आए हैं, मगर हम जानना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी आगमन का उद्देश्य क्या है? हाँ, देखिए सिलीगुड़ी, क्योंकि मैं काफ़ी पहले भी यहाँ पर आया था, तो मेरा मन था कि एक बार फिर पुनः सिलीगुड़ी के लोगों से मिला जाए, कि यहाँ पर बहुत प्रेमी लोग रहते हैं, और नेचुरल जो एक छटा है वो तो बिल्कुल अलग है। जैसे मैं यहाँ पर प्रवेश किया तो मैंने देखा हरे भरे वृक्ष और बादल हैं, एक ठंडा मौसम है। हरिद्वार से जब मैं वहाँ से आया तो वहाँ पर गर्मी थी, लेकिन यहाँ से सब कुछ बदल गया। तो मैं यहाँ पर केवल अपने जो पुराने भाई हैं सबसे मिलने के लिए और प्रकृति का एक सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखा, बाबा जी भी कह रहे हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वह बिल्कुल ही अलग है पूरे भारतवर्ष में। अगर बात करें तो हरिद्वार से आए हैं, और हरिद्वार के बाद इन्हें यहाँ जो मौसम मिला है वह एकदम ही अलग है, जो इन्हें काफ़ी प्रिय है, और इसीलिए दोबारा सिलीगुड़ी आए हैं। फिलहाल योग के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं? हाँ, देखिए आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर योग फैल रहा है, और साथ साथ में बीमारियां भी फैल रही हैं। आज कैंसर है, डायबिटीज़ है, और अर्थराइटिस है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं देश के अंदर। और मैं समझता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारियों पर खर्च नहीं कर सकता। तो हमारा मिशन है कि हम चाहें कि लोगों को योग से परिचय कराएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो। आज लोगों का लाइफ स्टाइल जो थोड़ा बिगड़ चुका है, देर से सोना और देर से उठना, तो मैं समझता हूँ ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं हो सकते। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag
असली कमिटमेंट। तो लोगों को हम परिचय कराते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के साथ कैसे जीना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धन हमारे लिए वही है। तो हम लोगों को योग में जीवन जीना सिखाते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और ये सारी विधाएं लोगों को बताते हैं कि आप कैसे हेल्दी हो सकते हैं। हमारा जो खर्च दवाइयों पर होता है हम उसे कैसे रोक सकते हैं। सरकारें भी जोर लगा रही हैं उसके ऊपर, साधु संत भी जोर लगा रहे हैं कि इससे कैसे हम निजात पाएँ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को सरल चिकित्सा योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है उससे हम कैसे उसको सुधार सकते हैं, इससे लोगों को परिचित करते हैं। तो जैसे योग गुरु स्वामी करमवीर जी बता रहे हैं कि योग से परिचय करवा रहे हैं और लगातार योग की जो दिशा है वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कितना लाभ होता है लोगों को। और फिलहाल बता दूं कि 70 वर्ष के होने वाले हैं स्वामी करमवीर जी, मगर इनको देखकर आपको पता नहीं लगेगा इनकी उम्र का, और इसके पीछे का जो कारण है वह भी योग ही है कहीं ना कहीं। और आपको ये भी बता दूं कि ट्रिपल MA किया हुआ इन्होंने योग में, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा योग में मास्टर डिग्री से सम्मानित किए गए पहले व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, मास्टर डिग्री से सम्मानित किया गया। और जिस तरीके से योग के बारे में ये बता रहे हैं, जिस तरीके से योग को लेकर ये चल रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर में जो योग की अलग जग रही है उस पर ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा स्वामी जी, इस वक्त योग में भी कई चीज़ें मैंने देखी है, योग को कहीं ना कहीं व्यावसायीकरण हो रहा है उसका। वहाँ व्यावसायीकरण तक तो ठीक है, मगर साथ ही साथ योग को जोड़कर अब लोग क्या कर रहे हैं कि असली जो योगा है उसको पीछे छोड़ रहे हैं और आधुनिक तौर में उसको लेकर जाए। वो कितना सही है आप मानते हैं? देखिए, आज मैं समझता हूँ पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है तो योग है। भारत की बात नहीं करता, बाहर जाकर देखेंगे आप तो बहुत फैल रहा है, भारत के अंदर भी है। मैं तो कहता हूँ चलो आप इसको बिजनेस भी बनाओ, लेकिन योग की जो मूल आत्मा है उसको नहीं छोड़ें। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो योग हमको दिया है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। तो शारीरिक हम हेल्दी हों, साथ में स्पिरिचुअल भी हों, आध्यात्मिक भी हमारा पक्ष प्रबल हो, तो इसके लिए हम योग की आत्मा को न छोड़ें। और आज हम देख रहे हैं कि लोग इसको एक्सरसाइज के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि योग एक्सरसाइज नहीं है, ये तो आत्मिक विकास, आत्म कल्याण की एक विधा है जो महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले हमको दी थी। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी भाई और बहनें योग पर काम कर रहे हैं वे योग की आत्मा को न छोड़ें और महर्षि पतंजलि को फॉलो करें। स्वामी जी भी बता रहे हैं कि व्यवसायीकरण हो चुका है, ये मानते हैं, मगर जो योग का जो विधि है उसका कहीं ना कहीं उसको खराब न किया जाए, माने उसकी जो मूल आत्मा है उसका कहीं ना कहीं मर्दन ना हो, नहीं तो वास्तविक जो योग है उसका जो वास्तविक लाभ है वह नहीं मिलेगा। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें और क्या सलाह हो सकती है जो योग कर रहे हैं जो लोग, उनको किनका मार्गदर्शन पर चलना चाहिए? असली योगी की पहचान क्या है? देखिए, योग तो अपने आप में एक, योग का मतलब है मिलन, आत्मा परमात्मा का जहाँ मिलन होता है तो उसको योग कहा जाता है। तो ये योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि हम एक दिन संसार में नहीं थे और यहाँ पर आ गए, और ये भी सत्य है कि हम एक दिन नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं संस्कार रूप में। तो वो चीज़ें हमारी योग से ही संबंधित हैं। जो जीव संस्कार लेके साथ में जाता है फिर उसको फिर पुनः अपने जीवन में अप्लाई करता है जब हम नया जन्म लेते हैं। तो इसलिए योग केवल इस जन्म की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ ये जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ देगा। और जो योग आज हम कर रहे हैं ये निश्चित है पहले कभी हमने किया था और आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तो वैदिक जो धर्म है, जो वैदिक मान्यताएं हैं, वो ये कहते हैं कि हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवात्मा शरीर धारण करता है। गीता में भी कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति अपने शोषति मारुता। कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको अग्नि जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा शुष्क नहीं कर सकती। इस सबसे परे जो तत्व जीवात्मा, तो योग हमें उसी के साथ जोड़ता है।
तो हम अपनी आत्मिक उन्नति करें और योग भी करें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में जो महर्षि पतंजलि ने हमको विधा दी उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको अपनाते हुए आगे बढ़ें। अगर असली योग कौन सिखा रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करें? वास्तविक में योगा की पहचान क्या है कि कौन गुरु सही होगा? देखिए, इसकी पहचान तो हमें उसके पास जाके ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये व्यक्ति कैसा, उसकी नेचर कैसी है। आजकल हम देख रहे हैं लोगों का जो फोकस है वो अर्थ के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति अर्थ की बात करता है तो मैं समझता हूँ वो योग से बहुत दूर है। जो एक मानवता के साथ में योग सिखा रहा है और उसकी भावना यही है कि हम लोगों को योग से जोड़ें, उनका जीवन बदलें, तो ये वही हो सकता है जो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और आत्मीयता के साथ गुरु और शिष्य के भाव से जो सिखाता है। तो जैसा योग गुरु करमवीर जी बता रहे हैं कि किस तरीके से पहचान की जा सकती है, योग गुरु के पास जाकर ही पहचान होगी। मगर आज के दौर में बहुत भ्रम की स्थिति भी है, क्योंकि योग का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ है उस हालात में अगर आप देखें तो आपको यह पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि वाकई में योग कौन करवा रहा है और सही योगा कौन करवा पा रहा है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो पाखंड की बात बहुत ज़्यादा उठती है। पाखंड हर क्षेत्र में होता है, योग के क्षेत्र में पाखंड हो रहा है। पाखंड की पहचान तो है। देखिए, जो आत्मीयता से होता क्या है कि जैसे एक अध्यापक होता है, वो बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पढ़ाता है, उनको शिक्षा देता है और वही उसी भाव से रखता है कि भाई जैसे मेरे बच्चे हैं तो ऐसे ये भी मेरे बच्चे हैं। तो वो आत्मीय भाव अगर योग सिखाने वालों का है, योगी का है, क्योंकि योगी होना एक अलग चीज़ है, योग सिखाना एक अलग बात है। हर व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, लेकिन योग कोई भी सिखा सकता है। तो योग का मैं संबंध यही समझता हूँ कि जब तक हमारा अपनी आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, आत्मीयता हमारे अंदर नहीं होगी व्यक्तियों के प्रति, तो तब तक हम सही मायने में योग नहीं सिखा सकते। तो आत्मीय भाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कई बार कहता हूँ कि महर्षि पतंजलि ने इसके साथ में जो हमें जोड़ा है तो वो आत्मीय भाव से ही जोड़ा है। तो हमें आत्मीय भाव से जीना है और किसी को कुछ भी चीज़ सिखानी है, चाहे योग है या कोई और भी शिक्षा हम देते हैं, तो आत्मीय भाव से देंगे तो निश्चित उसमें एक अच्छा संबंध होगा और उनका विकास भी होगा साथ में। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि किस तरीके से योग से विकास होगा और योग को कैसे समझना है आपको। अगर हम बात करें आपके और स्वामी रामदेव के रिश्ते की, जो 2004 के बाद आप उनके साथ नहीं दिखे, इससे पूर्व तक आप लोगों का अच्छा खासा एक मेलजोल था, आप हमेशा उनके इस पे दिखते थे। लास्ट आप शायद 2020 में उनके साथ मंच पर दिखे थे एक बार। रिश्ता खराब क्यों हुआ? नहीं, खराब नहीं हुआ। होता क्या है कि मन मिलने की बात है। जब हमारा मन कहीं नहीं मिल रहा हो, वो कहीं भी हो सकता है, भाइयों में भी हो सकता है और मित्रों में भी हो सकता है। तो मन नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। साधुओं के लिए होता क्या है, अगर हमारा मन में खुशी नहीं है, मन नहीं मिल रहा है, तो अपना थैला उठा और चल दो, कुछ संपत्ति का बंटवारा तो होना नहीं है। तो इसलिए हम साथ में रहे 14 साल लगभग, बहुत अच्छा काम किया। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा आज भी उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब मन नहीं मिला तो वहाँ से छोड़ के चले। अपना बहुत बड़ा देश है, काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है। एक बात मुझे कुछ दिनों पूर्व कहीं सुनाई दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि योग से असाध्य रोग मिट जाते हैं, बड़े से बड़े रोग मिट जाते हैं। तो फिर योगा कराने वाले दवाइयाँ क्यों बना रहे हैं? हाँ, देखिए, ये तो दवाइयाँ क्यों बना रहे हैं और योग से हर बीमारी ठीक होती है, ये बात सही है। लेकिन हर व्यक्ति योग नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध हैं या बच्चे हैं, अशक्त हैं, कर नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो योग होना चाहिए। आप दवाई बना सकते हैं, ऋषियों की चीज़ है, ये भी महर्षि पतंजलि और हमारे चरक सुश्रुत सभी ने इसका विधान किया है, वो करें उसमें, लेकिन वो भी सेवा भावना से होना चाहिए। अभी हमारा एक मिशन है कि हम हर व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहते हैं, अपने घर में कम से कम चिकित्सा कर सके। और हमारे क्षेत्र में जो जड़ी बूटियाँ, हर प्रदेश में अलग अलग जड़ी बूटी होती हैं। अब हिमालय में जाएंगे तो वहाँ अलग मिलेंगी, नीचे प्लेन में आएंगे तो अलग मिलेंगी, बंगाल में आएंगे तो दूसरी मिलेंगी। तो हर क्षेत्र में अलग अलग जड़ी बूटियों से हम परिचय कराना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को बाहर कहीं जाना ना पड़े, उसका जो खर्च है वो कम से कम हो और उस खर्च को अपने बच्चों पर पढ़ाई लिखाई में लगाए, अपने खाने पीने में लगाए और
हर व्यक्ति वैद्य होगा, जड़ी बूटी को पहचानेगा तो हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो एक हमारा मिशन है कि हम हर व्यक्ति को जड़ी बूटियों से परिचित कराएं, तो उसको हम अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चालू करने जा रहे हैं। तो हमारा मिशन अलग है, दवाई बनाने वालों का मिशन अलग है। तो स्वामी जी ने नाम न लेते हुए कहा कि इनका मिशन अलग है और जो दवाई बना रहे हैं उनका मिशन अलग है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संपदा की बात करें, जो स्वामी जी ने कहा जड़ी बूटियाँ, इनसे भी हमारा इलाज संभव है और इससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट का भी चांस बहुत कम रहता है या खतरा नहीं है। मैं हाँ, देखिए जो आयुर्वेद है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो आपका एक बार पेट साफ कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। और ये हर्बल जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो महर्षि चरक सुश्रुत ने कहा ना, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। जब व्यक्ति का बैलेंस हो जाएगा तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा, जब वो डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति बीमार होता है। तो ऐसी अवस्था में जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अपने पूर्वजों की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो स्वामी जी से अब चंद सवालात दूर हूँ मैं बस। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगे। स्वामी जी, आज के दौर में जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे परेशान हैं, वो सारे ही परेशान हैं। उसका कारण किसी को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है। मोबाइल्स के साथ रहते हैं, गैजेट्स के साथ रहते हैं, पूरा लाइफ एकदम मतलब पूरी तरह से समझ लें कि व्यस्ततम लाइफ है। सिर्फ सोते होंगे, मुझे लगता है उतने भर के लिए उन्हें शांति मिलती होगी, वो भी ढंग से चैन की नींद नहीं आती। उन लोगों के लिए क्या योग करना ठीक रहेगा? हाँ, देख ले, मैं तो जनमानस की बात करूँगा, चाहे हमारा विद्यार्थी वर्ग है या बुजुर्ग वर्ग है या उद्योगपति है, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना होगा। जब तक हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं होगी तो मैं समझता हूँ चाहे वो पैसे वाला भी हो, स्वस्थ नहीं रह सकता। विद्यार्थी है तो उसको भी अपना एक तरीका बदलना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा। तो सबसे पहले हमारा दिनचर्या का जो स्तर है उसको हमें अच्छा सुधारना होगा। दूसरा, हमारा खान पान। आज हमारा खान पान के प्रति बहुत विश्वास है और हम फास्ट फूड, जंक फूड, इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, जिसके प्रति हमारी ज़्यादा रुचि है खान पान में, वो है तेल और घी, और ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इन्हीं से हमारा लीवर प्रभावित होता है, और लीवर के प्रभावित होने के बाद में सारी बीमारियों का प्रारंभ होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और मैं एक लंबी आयु को जीऊँ। अभी हम बात कर रहे थे, वेद में कहा जीवे में शरदा शतम। तो वेद भगवान कहते हैं कि भाई आपको 100 वर्ष तक स्वस्थ रह करके जीना है। तो वही व्यक्ति जी सकता है तो योगाभ्यास प्राणायाम करेगा, जिसका खान पान अच्छा होगा और दिनचर्या उसकी स्वस्थ होगी। तो मैं चाहूँगा हमारे बंगाल वासी भी और देशवासी, पूरे विश्व के अंदर में हम तो सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते हैं। तो सभी अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, खान पान अच्छा हो। जितना सात्विक आहार होगा, ज़्यादा तला भुना नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है और जीवनी शक्ति से परिपूर्ण होता है, और वो हमें अच्छी लाइफ को जीने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं चाहूँगा सब अपने खान पान को अच्छा बनाएं और ज़्यादातर हम हर्बल जो ग्रीन वेजिटेबल है उसका प्रयोग करें, जिससे हम हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि किस तरीके से सात्विक जो भोजन है उसका उपयोग करने से हमारा शरीर, तन, मन, धन जो है वह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। जो मांसाहार की बात अगर आए तो उसमें आप क्या कहेंगे, कितना सही है और कितना गलत है शरीर के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मांसाहारी प्राणी हैं, पशु हैं, उनकी आंतों की लंबाई होती है 16 फीट और हमारी आपकी मनुष्यों की होती है 32 फीट। तो जो वो आहार लेते हैं उनका बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, लेकिन हमारे डबल टाइम अंदर ठहरता है, और डबल टाइम ठहरेगा अंदर तो वो विकृतियाँ पैदा करेगा। वहाँ पर गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, और फिर उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो तो फैट है, आपने वहाँ से उठा करके वहाँ रख दिया। तो ये चीज़ें जो आज बढ़ रही हैं, तो मैं समझता हूँ जब हम वैदिक मान्यताओं की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं, या महर्षि चरक सुश्रुत की बात करते हैं, तो वो वेजिटेबल की बात करते हैं कि वहाँ पर हमारा जो आहार है वो सात्विक आहार होना चाहिए। उससे अच्छे विचार होंगे तो परिवार में शांति होगी, देश और प्रदेश के अंदर कोई भी विवाद नहीं होगा। तो इन सब के मूल में हमारा खान पान, और मैं चाहूँगा कि हमारा जितना भी युवा वर्ग है, भाई और बहनें, सभी सात्विक आहार लें और इसका परित्याग करें। तो
स्वामी जी बता रहे हैं कि मांसाहार का त्याग करने के लिए, जिससे कि आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और ऐसी कोई फिलहाल वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है कि मांसाहार करने से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि शाकाहारी व्यक्ति भी एक स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर का मालिक हो सकता है। साथ ही साथ अब चलते चलते मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए या योग होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा दर्द की शिकार रहती है, पैरों के या और भी बोलिए जो व्यथा है उसकी शिकार रहती है, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? अब देखिए, बीमारी तो सब में फैल रही है, लेकिन बहनों में सर्वाधिक है। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण एक है कि वे किचन में खड़ी रहती हैं। दिन में 6-7 घंटे खड़ा होना पड़ता है उनको। और हमारा जो शरीर है उसकी भी एक कैपेसिटी है, हमारे घुटने उसकी एक कैपेसिटी है, और वेट अधिक होने के कारण से सारा लोड घुटने के ऊपर आता है। जब घुटने के ऊपर लोड आता है तो उसमें 2 बीमारियां पैदा होती हैं उनको। एक तो घुटने का दर्द शुरू होता है, दूसरा वेरिकोज वेंस, काफ के अंदर नसें फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जो ब्लड नीचे चला गया वो लिफ्ट नहीं कर पाता। तो मैं चाहूँगा एक तो वो बैठ करके भोजन बनाए। आजकल चेयर आ गई ऐसी, आप किचन में रखकर बैठ करके भोजन बना सकते हैं। दूसरा, बार बार जो चाय पीते हैं, वैसे तो बंगाल का सबसे बड़ा बिजनेस मैं समझता हूँ उद्योग चाय है, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा कम करें या उसका कुछ ना कुछ चेंज करें उसमें, जिससे हमारा पेट खराब नहीं हो और हम हेल्दी हों। कोई भी चाय पीता है तो चाय हमारी धातुओं को प्रभावित करती है। जो हम आहार लेते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का निर्माण होता है, उसको प्रभावित करती है। और कोई भी चाय पीता है उसको यूरिन में धातु जाएगी, को रोक नहीं सकता। उसको धातुएं समाप्त होंगी तो व्यक्ति का शरीर समाप्त होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप चाय छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम प्रयोग करें और हरी पत्ते का प्रयोग करें। हरी पत्ते का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ वो कम से कम हानि करती है। तो बहनों के लिए मेरा यही एक सलाह और निवेदन भी है उनसे, क्योंकि मातृशक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मातृशक्ति स्वस्थ नहीं होगी तो फिर बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो ऐसी अवस्था में उनको योगाभ्यास, प्राणायाम करना चाहिए। और मैंने अपने आप में एक नियम बनाया अपना कि मैं एक दिन भोजन लेता हूँ, अन्न लेता हूँ, और एक दिन अन्न नहीं लेता हूँ। तो ये 15 दिन 1 महीने में निकल जाते हैं। तो इनको मैं भी चाहूँगा, बहनों के लिए भी और आप सब के लिए, कि एक दिन अन्न का प्रयोग करें, एक दिन सब्जी, फल, जूस, सूप, सलाद पर रहें। तो इससे कभी पेट खराब नहीं होगा, आदमी बीमार नहीं होगा, और बहनों का वेट नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ वेट है तो वो भी सामान्य हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए भी स्वामी जी ने जो बातें कही आपने सुनी होंगी। अगर आप महिलाएं सुन रही हैं तो आपको भी इस पर अमल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी जो वेट लॉस की जो प्रक्रिया है उसमें भी काम करेगा, क्योंकि आजकल जो जीरो फिगर वाली जो बातें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं स्वामी जी की सलाह काम करेगी। बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, युवा, मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारा जो देश आज युवा है, इसमें जो है लेकर के 20 से और 30-35 साल के युवा सर्वाधिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने जो आयु है उसको स्थिर करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करें, राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा हो। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दिशा दें, ताकि परिवार में उनको संस्कार मिलें, और बड़ा होने के पश्चात वे भी अच्छे योगाभ्यास, प्राणायाम को करें। वैसे तो मैं देख रहा हूँ आज पूरे देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। कई फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पर बच्चे जाकर के भाग लेते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। स्कूलों में, कॉलेजों में भी इसको सिखाने का प्रयास चल रहा है सरकार का। लेकिन सरकार तो कर ही रहे, लेकिन हमको भी पारिवारिक रूप से मैं चाहूँगा जो माता पिता हैं वो बच्चों को थोड़ा गाइड करें, उनको सिखाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हेल्दी और स्वस्थ हो और राष्ट्र के लिए हम अच्छा काम करें। तो यही मेरी मंगल कामना है। तो अब बस हम समाप्ति की ओर है बातचीत के दौर के। आखिर में मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ आपका जो फ़िलहाल जो आगमन हुआ है, इसमें आप कोई कैंप, योगा कैंप या इस तरह के कुछ करने वाले हैं? नहीं, यहाँ आने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोगों से मिलें जो पुराने लोग थे, और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसको देखने का एक मन था। क्योंकि पहले कई साल हो गए देखे हुए, तो एक जब प्रकृति में आदमी जाता है तो वहाँ से एक मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है उसको। तो केवल यहाँ पर घूमने के लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग आएंगे, उनका कुछ सेवा होगी तो उसको करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ सिर्फ वो घूमने और लोगों से मिलने आए हैं फ़िलहाल, क्योंकि सिलीगुड़ी के आसपास का जो वातावरण है वह इन्हें काफ़ी प्रिय है और इससे पूर्व भी आ चुके हैं। तो फ़िलहाल ये रहेंगे 24 तारीख तक यहाँ पर, 24 अगस्त तक यहाँ पर हैं। उसके बाद फिर से प्रस्थान करेंगे। तो कोई बड़ा ऐसा आयोजन का विचार अगर हो यहाँ तो आप
कर पाएंगे? हाँ, उस पर विचार करेंगे, अब सब लोगों से मिलेंगे, जैसे इनकी विचारधारा होगी तो उसका। यहाँ बड़ा योग शिविर काफ़ी वर्षों पहले हुआ था, उसके बाद आज तक शायद नहीं हो पाया। हाँ, भविष्य में देखते हैं क्या इसका होता है, लेकिन चाहते हैं हम तो कि लोग उसमें सीखें, आए, उनका लाभ होना चाहिए उसमें। तो फिलहाल स्वामी जी से हमारी बातचीत हुई। जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हमारे साथ थे स्वामी कर्मवीर जी, जो कि योग गुरु हैं और बाबा रामदेव के सहयोगी भी रह चुके हैं। 2004 के बाद ये अलग रास्ते निकल पड़े हैं, मगर अलग रास्ते पर चलकर भी योग की जो अलख है वह जगा रहे हैं। और फिलहाल अपने जो महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग पीठ को पूरी तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं और वहाँ पर जो भी जन कल्याण की जो भावना है इनके अंदर, उसके द्वारा वहाँ सारे कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जड़ी बूटियों पर भी ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं और जड़ी बूटियों के बारे में सामान्य लोगों को बता रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पर जाकर भी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि उनके वहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उनके द्वारा कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे वह अपने शरीर के लिए उपयोगी बना सकते हैं अपने यहाँ उपलब्ध जड़ी बूटियों को। इसके बारे में अब ये शोध कर रहे हैं और बता भी रहे हैं लोगों को। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारी खबरों को देखने के लिए। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।